जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चैनल कोर्स फॉर फोर्स पे और मैं हूं ऋषभ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और उम्मीद करता हूं कि इस स्वतंत्रता दिवस पर आप भी कुछ ऐसा संकल्प लेंगे, जो एक आप गोल आप सेट करेंगे उसे ज़रूर अचीव करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे आज के दिन तो काफ़ी ज़्यादा इसके इमेजेस, इसके मीम्स शेयर करते हैं, लेकिन सबसे जो सही देशभक्त वो होता है, एक तो पहला जो बॉर्डर पे खड़ा है आज भी, और उसे पता भी नहीं हुआ कि उसके व्हाट्सएप पे कितने मैसेज आए, क्योंकि वहाँ इंटरनेट ही नहीं है। और दूसरा वो कि जो बच्चा अभी तैयारी कर रहा है वो ठान ले कि इस स्वतंत्रता दिवस देश के नाम कम से कम मैं अभी कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो अगले स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मैं भी सेना में शामिल होकर, मैं भी एयरफोर्स में भी, आर्मी में भी, पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल होकर मैं कम से कम देश का हाथ मजबूत करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि एसएसबी हेड कांस्टेबल जो मिनिस्ट्रियल का होता है उसका पेपर का लेवल कैसा होता है। देखो, मैंने पिछली बार जो एसएसबी का हेड कांस्टेबल का पेपर हुआ था उसे मैंने दिया था और इजीली क्वालिफाई भी कर लिया था। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि देखो, आप कहीं पढ़ाई करो, मैं हर दिन यही बोलता हूँ कि आप उसी से पढ़ाई करो जिसके पास कम से कम उस फील्ड का एक्सपीरियंस है। अगर मैं यहाँ पे इंजीनियरिंग का अगर मैं कोर्स चलाना शुरू करूँ तो ये कहीं ना कहीं अन्याय है, क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग के बारे में, मुझे आईआईटी के बारे में उस लेवल का इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो आप भी ये चीज़ ज़रूर देखना, ठीक है। छोटी सी बात है। चलो, पेपर में मैं पहले ही बता देता हूँ कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होंगे आपको सही से नहीं दिखेंगे, लेकिन मैं उसे ज़ोर से बोलूँगा, या मैं उसके जब मैं एक बार पढ़ूँगा तो आप क्वेश्चन को समझ जाओ। क्योंकि मैंने जो पेपर डाउनलोड किया है कहीं से, क्योंकि मेरे पास वो पेपर था नहीं, मेरा पेपर घर पे है और मैं अभी यहाँ पे ट्रेनिंग में हूँ, तो कम से कम मेरे पास वो पेपर अवेलेबल नहीं था, तो मैंने भी इंटरनेट से निकाला है। तो चलो, पहला क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, सेट सी है और ये पेपर 3 जनवरी को हुआ था, इसी साल 3 जनवरी 2021 को हुआ था। और देखो, अब बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं जो कुकुरमुत्ते की तरह वीडियो बना रहे हैं कि एसएसबी हेड कांस्टेबल का अगला फिजिकल कब होगा, जैसे अभी जो भर्ती है उसके बारे में, इसका टाइपिंग कब होगा। यार, मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैं इस प्रोसेस में लगा हूँ पिछले 3 साल से। और जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो पिछले 15-16 दिन से लगे हुए हैं, जब से उनको मालूम चल गया है कि बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं, तो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि 2021 में जो फॉर्म आया है उसके लिए आप तैयारी करें भी या ना करें, फिजिकल कब से होगा, तो आप फिजिकल के लिए कितना मेहनत करें, रिटर्न के लिए कितना मेहनत करें। चलो, यही कहूँगा कि मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है, इन्फॉर्मेशन कम है, कितना बोलूँ मैं। देखो, कुछ क्वेश्चंस जो मैं यहाँ कराऊंगा आपके, हो सकता है 20 क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ, क्योंकि 20 क्वेश्चन ही जीके के थे वहाँ पे। आपसे अगर इसमें 10 क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आप उस पेपर के लिए सिलेक्टेड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि 4-5 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के जो आए थे वो आज के समय काफ़ी पुराने हो चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको जो कुछ हिंट दूंगा, कुछ क्लू दूंगा, उससे आप पकड़ लोगे। और कुछ क्वेश्चन टफ भी थे जो मैंने भी गलती की, जैसा पहला क्वेश्चन मैंने गलती किया था, मतलब कि मैंने अटेम्प्ट नहीं लिया था। जैसे क्या है, हु वाज द फाउंडर लीडर ऑफ मुस्लिम फ़कीर। मुस्लिम फ़कीर तो हिंदी में ही, इंग्लिश में है, जहाँ नहीं दिखेगा मैं हिंदी का भी यूज करूँगा। मुस्लिम फ़कीरों के संस्थापक नेता कौन है। देखो, ये आर्ट एंड कल्चर का है, ठीक है, ये क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर का है। यहाँ पे जो बी ऑप्शन मारा गया गलत है, इसका सही आंसर क्या हो, पहला मजनू शाह। मजनू शाह इसका सही आंसर है। और इस क्वेश्चन के पीछे मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है, मैंने आपको बता दिया सही आंसर क्या है, जहाँ पे होगा बताऊंगा आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या है, द चार्ज ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रेफर्ड बाई। देखो, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, जो कि आर्टिकल 61 में लिखा गया है। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को हम किस तरह से हटा सकते हैं, वो लोकसभा में पहले पारित कराना होगा, बिल की राज्यसभा में कराना होगा। तो देखो, इसका सही आंसर क्या होता है, आप लोकसभा में भी शुरू कर सकते हो उनको हटाने की प्रक्रिया, या राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो। तो इसका पहला जो ऑप्शन दिया गया है वही सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये पॉलिटी का क्वेश्चन था, ये साइंस का क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कि एज यू गो डाउन इनटू ए वेल, अगर आप कुएं में नीचे जाओगे तो आपके वेट पर क्या असर पड़ेगा। मास पे नहीं, मास तो फिक्स होता है, वेट पे यानी कि फोर्स पे क्या असर होगा। जैसा कि आप जानते हो कि मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, इस क्वेश्चन जिनका पास अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये कुआं है ना, आप इस तरह से 2D में समझो, ये उसका गहराई है, मतलब यहाँ पे गहराई है, यहाँ से आप उसको गिराना शुरू करो, मतलब आप कुआं में गिर रहे हो। जैसे जैसे आप नीचे इधर आओगे, मतलब इधर से आप इधर आओगे, सेंटर की तरफ आओगे, मतलब अंदर आओगे, ये रेडियस क्या हो जाएगा, छोटा, ये छोटा होता चला जाएगा ना।
जैसे जैसे आप सेंटर अर्थ के सेंटर पे पहुंचते हो, मतलब अर्थ के पृथ्वी के केंद्र पे पहुंचते हो, आपका मास क्या होता है, मास घट के जीरो हो जाता है। तो उसी तरह से जब कुएं के अंदर जाओगे तो आपका मास क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता घटता आपका जीरो होने की तरफ पहुंचना शुरू करेगा। लेकिन अर्थ क्या है और कुआं क्या है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा कि आपका वेट पे, आपके वेट पे आपका उसमें डिक्रीज देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज स्लाइटली, आपका वेट थोड़ा सा घटेगा। स्लाइटली क्यों लिखा गया है, क्योंकि अर्थ के रेडियस के अनुसार कुएं का जो हाइट है बहुत कम है, तो बहुत ही कम आपका वेट घटेगा। ऐसा नहीं कि आप 50 kg के थे अंदर घुसे 40 kg के हो गए, ऐसा नहीं, कुछ ग्राम्स का फर्क आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी साइंस का है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल बी मिनिमम एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। देखो ये अर्थ का इक्वेटर है, बोला जाता है कि आप इक्वेटर से ऊपर जाओ फिर भी वेट बढ़ेगा, इक्वेटर से नीचे जाओ फिर भी वेट बढ़ेगा, धरती से ऊपर जाओ फिर भी वेट बढ़ेगा, सॉरी घटेगा, और धरती से नीचे जाओ फिर भी वेट घटेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे कम पूछ रहा है, सबसे कम कहाँ पे होता है, बिल्कुल पृथ्वी के केंद्र पे। मैंने अभी जस्ट समझाया कि पृथ्वी के केंद्र पे आपका अर्थ का, समझ में आ रहा है, आपके अर्थ का जो सेंटर होता है वहाँ पे किसी भी बॉडी को ले जाओ वहाँ पे मास जीरो हो जाता है। जैसे कि आपने फार्मूला पढ़ा हुआ ना, F=G/m1m2/r², समझ में आ रहा है। तो अर्थ के सेंटर पे, अब देखो यहाँ पे जीरो क्यों हो रहा है, इस फार्मूला से ही आंसर निकलना है ना, G/m1m2/r²। ये r क्या है, पृथ्वी का रेडियस। अब देखो नीचे क्या हो जाएगा, पृथ्वी का रेडियस तो बहुत बड़ा है, तो किसी भी नंबर को, ये नंबर को मैं बहुत बड़े नंबर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली छोटा हो जाएगा। जैसे 1 को आप 500 से डिवाइड कर दो और 1 को आप 5 लाख से डिवाइड कर दो, छोटा कौन हो जाएगा, 5 लाख वाला। तो वही बिल्कुल सिंपल सा आंसर था इसका। जल्दी जल्दी करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि देखो क्वेश्चन क्या है कि जब भी हम कोई आग लगाते हैं तो उसमें से जो हमें ग्रीन जो कलर का जो आग दिखता है उस किसकी वजह से होता है। क्वेश्चन है, इन फायरवर्क द ग्रीन फ्लेम इज़ प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। सही आंसर क्या हो जाएगा, बेरियम। ये आपको लाइट चार्ट याद करना होगा तभी बनता है। ये क्वेश्चन टफ है लेकिन मैंने इसको सही कर लिया था। देखो इसके पीछे कुछ आपको लॉजिक लगाना होगा। ये क्वेश्चन खासकर NDA CDS में बहुत आता है। ये कुछ यहाँ पे आपको दिए गए हैं कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे एंजाइम्स, हार्मोन, प्रोटीन, और यहाँ पे पूछ रहा है कि इनका गुण किसके साथ सही होगा। तो मैं इतना जानता हूँ कि टीवी पे मैं बहुत बार ऐड देखा हूँ कि खासकर पेंटीन एक जो शैम्पू होता है उसका ऐड आता है कि केरोटीन कुछ करके उसमें आता है कि केरोटीन से आपके बाल मजबूत होंगे। और जानते हो कि प्रोटीन जो होता है वो बाल के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। वो बोलते भी हैं कि हाईली रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन और केरोटीन का संबंध कहीं ना कहीं एक साथ से है। तो मुझे इतना मालूम चल गया है कि डी का जो आंसर होगा वो होगा 3 के साथ। डी का जब आंसर 3 जो होगा तो 1 मिनट, डी का जब 3 होगा तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन ऐसा ही गलत। और हमारा आंसर क्या हो सकता है, बी या डी में से कोई भी। एक और बात कि कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, स्टार्च। आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा होगा, स्टार्च होता है तो ए का क्या हो जाएगा, 2। तो ए का 2 हुआ तो ऐसे ही हमारा बी ऑप्शन सी बच जाएगा जो कि सही होगा, क्योंकि हमें तो चूज किस में करना था, बी और डी में से। तो डी को यहाँ पे हमने हटाया, बी आंसर सही हो गया। तो हमें अगर दो भी चीज़ मालूम रहे फिर भी हम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी सारे ऑप्शन आसान थे। हार्मोन क्या होता है, ओस्ट्रोजन और टेस्ट्रोजन आपने सुना होगा। तो ये दोनों तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हार्मोन से एक वर्ड यहाँ पे लग रहा है जो दिया गया है, आप देख सकते हो, प्रोजेस्टेरोन। तो TRON ट्रोन जहाँ पे आता है वो हार्मोन से होता है, तो इससे भी आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन भी हिस्टोरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है कि द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज फर्स्ट रेज ड्यूरिंग द विच अमेरिकन रिवोल्यूशन। देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ये पूछा जा रहा है कि बिना हम प्रतिनिधित्व के हम टैक्स नहीं देंगे, मतलब हमें भी पार्टिसिपेशन चाहिए आपके पार्लियामेंट में, आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में। ये जो फैसला लिया गया था ये मैसाचुसेट्स सभा में, मैसाचुसेट्स जो असेंबली है, इसे MIT कॉलेज के बारे में जानते हो, उससे आप याद रख सकते हो। तो इसका ये आंसर है। क्वेश्चन टफ में आएगा, जिससे मैं बता रहा हूँ। पिछला क्वेश्चन टफ नहीं था, उससे ऊपर वाला क्वेश्चन जो फायर वर्क का फ्लेम था वो टफ नहीं था। आप याद कर लोगे तो बना लेते। और 20 में पहले बोला हूँ 10 क्वेश्चन कर लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ कन्फर्म्ड मणिपुरी डॉक्टर क्या लिखा, मणिपुरी डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह विथ ऑर्डर ऑफ रेजिंग सन गोल्ड द सिल्वर रेज।
कहने का मतलब कि उन डॉक्टर मणिपुर के हैं जो काफ़ी अच्छा काम किस देश में काम किया है, जिन्हें वहाँ के देश ने उनको सम्मानित किया है। तो 8वां का सही आंसर हो जाएगा कंट्री ऑफ जापान। देखो इस कंट्री ऑफ जापान ही सही हुआ, क्योंकि भारत और जापान का इन तीनों कंट्री में से सबसे अच्छा रिलेशन भारत का किसके साथ है, जापान के साथ है। तो ऐसे एक लॉजिक लगा सकते थे, पर ये लॉजिक हर जगह काम नहीं करेगा, मैं पहले भी कह देता हूँ। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स से क्वेश्चन आ चुका है, जो कि इस बार मई 3 को ही मनाया जाता है हर साल। तो कहने का मतलब है कि इसके साथ स्लोगन पूछ लिया है। आप कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। भारत का रैंक था 142, इंडिया का रैंक था 142 और फर्स्ट रैंक इसका था नॉर्वे, द कंट्री ऑफ नॉर्वे। तो इसका थीम पूछ लिया है। इसका थीम देखो यहाँ पे आप पढ़ के ही आप कुछ अंदाज़ लगा सकते हो। सबसे मैंने इस क्वेश्चन का थीम ऐसे ही अंदाज़ लगा लिया था कि सी ही आंसर होना चाहिए, और सी था भी। और देखो मैं जो पेपर अटैम्प्ट लेता हूँ रिस्क से मैं पीछे नहीं हटता हूँ। अगर मुझे लगता है कि दो ऑप्शन अगर सही होंगे तो मैं 100% अटैम्प्ट लेता ही लेता हूँ। अगर मैं ज़्यादा अटैम्प्ट लूँगा तभी तो संभावना होगी ज़्यादा सही होने का, लेकिन वो अटैम्प्ट जो होगा वो कैलकुलेटिव होगा। ऐसा नहीं कि ABCD किया, जय दुर्गा माँ जय हनुमान जी ऐसे करके टिक मार दिया, ऐसा नहीं होता है। आप रिस्क लो, बिना रिस्क के तो आप पेपर निकाल भी नहीं सकते, लेकिन रिस्क जो होना चाहिए वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, जैसे कि मैं इस क्वेश्चन पे लिया था और सही भी हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो काफ़ी आसान है, साइंस से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज़ नॉट कैपेबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑन फूड। इस वजह से कौन सा पौधा है जो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता। तो वैसे पौधे जिनके पास हरे पत्ते नहीं होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते, वो खाना नहीं बना सकते। बिल्कुल सिंपल सी बात है। मशरूम को देख के आप मार्केट में देखो वाइट कलर का होता है, वो क्या खाना बना सकता है, उसमें क्लोरोफिल है ही नहीं। तो कहने का मतलब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे जिसने कैरोट मारा है पता ना किस बेवकूफ़ ने, वो गलत है। मशरूम इसका सही आंसर होगा 10 का, आप बी सही करना। देखो ये क्वेश्चन टफ है, फिर से करंट अफेयर्स का था और मैंने करंट अफेयर्स उस समय ठीक से नहीं पढ़ा था, फिर भी मैंने सही बनाया और आप भी कर लो कैसे। यहाँ पर लिखा हुआ QRSAM हैज़ बीन सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड बाय द, एक मिसाइल है ऐसा मालूम चला है। मैं उसके लिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको कुछ पता नहीं है। करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये तो जनवरी में हुआ था, अब तो और पुराना हो चुका है, फिर भी आप कैसे हिट कर लोगे। देखो कि पहला ऑप्शन है इंडियन एयरफोर्स ने इसको टेस्ट किया, उसके अलावा है नेवी ने टेस्ट किया, रिलायंस ने टेस्ट किया। अब देखो कि इंडियन एयरफोर्स या इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इनको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। इनको तो कोई भी मिसाइल मिलता है तो इसको यूज़ करते हैं। ये तो पाकिस्तान पे हमला करके टेस्ट नहीं करेंगे, वो बताएंगे कि भाई साहब आपने काफ़ी बेहतरीन वेपन बनाया है। किसको बोलेंगे, तो हमारे देश में 2-3 ऑर्गेनाइजेशन हैं, इसरो को बोल सकते हैं, DRDO को बोल सकते हैं। और जानते हो कि डिफेंस का जो 95% जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है वो DRDO करता है। रिलायंस तो क्यों करेगा भाई, रिलायंस एक प्राइवेट कंपनी है। तो कहने का मतलब इसका आप ऐसे भी टिक करते तो काम बन जाता है। DRDO बिल्कुल सिंपल सा है, इसका हेड क्वार्टर आपको बताना है कमेंट में कहाँ पे है। और DRDO के भी चीफ जो हैं वो G सतीश रेड्डी हैं, जो BPSC में पूछा गया था कि DRDO के चीफ कौन है। समझ में आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या है कि इसमें से देखो पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्लियामेंट्री कमेटी, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्लियामेंट्री कमेटी पूछ रहा है। तो PSC है पहला, एस्टिमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है। तो PSC में तो मात्र 22 लोग होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ा कमेटी होता है पार्लियामेंट का। तो पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, मतलब पार्लियामेंट में कुछ कमेटीज़ होती है जिसको कुछ ना कुछ लोग हेड करते हैं। उस कमेटी का काम होता है कि कुछ करप्शन को देखना, कुछ बिल्स को लाना। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे देश का, वो स्मूथली चल पाए। देखो यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, और आपको वेबसाइट में मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ओनली 1 और 2। गलत है। मैंने भी इस क्वेश्चन को जब किया था तो ऑल ऑफ देम किया ही था, 1 2 3, और यही भी सही आंसर होगा। क्योंकि मैं जो पॉलिटी का जो मैंने सेट कुछ कराया था, 2 सेट मैंने कराया होगा, उसमें मैंने पार्लियामेंट्री नहीं कराया था, पार्लियामेंट्री कमेटी। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है। और जान लो कि PSC में 22 लोग होते हैं, 15 + 7। एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ा कमेटी होता है। इसके अलावा कुछ और कमेटी होती हैं, जैसे कि अगर होता है स्टैंडिंग कमेटी का नाम सुना होगा आपने, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। मैं कुछ ज़्यादा ही बता रहा हूँ। एक होता है एड हॉक कमेटी, एक होता है एड हॉक कमेटी, एड हॉक कमेटी, ठीक है। इसका आंसर समझ गया ना, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो इस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने अपने आंसर की में भी गलत दिया था SSB वालों ने, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कब तक अपने ऑफिस में रह सकते हैं, तो वो कब तक रह सकते हैं, या तो 6 साल तक रह सकते हैं, नहीं तो 65 साल की उम्र तक, जो पहले आ जाए। जैसे मान लो कोई व्यक्ति
अगर 58 साल की उम्र में बना तो क्या हो जाएगा, ये भाई साहब 64 साल की उम्र तक वो रिटायर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनका 6 साल पूरा हो गया। लेकिन कोई व्यक्ति अगर 62 साल की उम्र में अगर चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है तो ये जाकर 65 साल में रिटायर कर जाएंगे, मतलब 3 ही साल उनको काम करने का मौका मिलेगा। क्यों? क्योंकि इनका 65 साल वाला पहले आ गया, या तो 65 साल नहीं तो 6 साल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आपको बताना है कि वर्तमान में भारत के अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। और मैं आपको ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 324 में जिक्र किया गया है। समझ में आ गया? आपको बताना, मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको बताते चलना है। जैसे कि डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ था, अभी इससे मैंने पहले पूछा। इससे पहले पूछा था कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है, दूसरा क्वेश्चन था। और अभी मैंने पूछा कि अभी भारत के वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है। ठीक है, देखो इसके अलावा कुछ और जान लो। जैसे सीएजी का जो चीफ होते हैं उनका कोई टेन्योर नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं, जो आर्टिकल 76 वाले या आर्टिकल 148 वाले हैं, इनका कोई टेन्योर नहीं होता है, या प्रेसिडेंट की इच्छा तक बने रह सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के चेयरमैन वही 65-6। इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये 62-6 होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज कब तक हो सकते हैं, इनका 65 साल है, इनका कोई टाइम फिक्स नहीं, 65 साल की उम्र तक रह सकते हैं। इसके अलावा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इनके लिए भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। इनके भी चीफ का मतलब इनके जो हेड होते हैं उनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। कामराज प्लान। देखो के कामराज क्या थे, कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे। जब पंडित नेहरू भारत के प्रधानमंत्री बने तो के कामराज उस समय भारत के मतलब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, बहुत ही पावरफुल आदमी थे, तमिलनाडु से आते थे। बोला एक टफ क्वेश्चन है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने स्किप कर दिया था कि कामराज प्लान वाज ए प्लान फॉर्मुलेटेड इन 1963, ये किसके लिए था। तो देखो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर वेयर ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस वाज प्रोपोज। तो देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस से वो ताल्लुक़ रखते थे के कामराज, और इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता था, क्योंकि ये चाहते तो पंडित नेहरू के बाद प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को चूज किया, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो, चाहे इसके बाद इंदिरा गांधी हो। तो के कामराज का आप पढ़ोगे कभी भी हिस्ट्री में तो एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलेगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी सेटेलाइट मिसाइल वाज टेस्टेड बाय इंडिया ऑन 27 मार्च 2019। देखो ये उस समय है जब इलेक्शन होने का दौर था और डीआरडीओ ने एक मिसाइल टेस्ट किया था, ठीक है ना, जिसके जरिए डीआरडीओ ने अपने ही मिसाइल को मार गिराया था। अब मतलब क्या है, कल को पाकिस्तान से लड़ाई हमारा हो तो हम पाकिस्तान के मिसाइल को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर आ गया। और इंडिया चौथा कंट्री बना था जिसके पास ये कैपेबिलिटीज़ हासिल हुई। यूएसए के बाद, रशिया के बाद, चाइना के बाद चौथा कंट्री बना इंडिया। तो ये किस मिशन के तहत होता है, मिशन शक्ति इसका सही आंसर है। क्योंकि मुझे याद था कि काफ़ी ज़्यादा ये उस समय का चुनावी मुद्दा बन चुका था। बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज ने बोला था कि ये चुनाव का स्टंट है, लेकिन डीआरडीओ का ये बहुत ही एक शानदार यहाँ पे एक अचीवमेंट भी था, क्योंकि हमने मिसाइल को डिस्ट्रॉइंग करने की कैपेसिटी हासिल कर ली। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में नोबेल पुरस्कार केमिस्ट्री में किस चीज़ के लिए दिए गए? तो देखो बिल्कुल सिंपल है, अभी दुनिया जो है अभी ई कार बैटरी की तरफ मूव कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कार बैटरी की तरफ मूव कर रही है। और यह तभी पॉसिबल हो सकता है जब आपके पास लिथियम आयन बैटरीज हों। तो देखो इस किस चीज़ के लिए दिया जा सकता है, ऐसे ही आप गेस कर सकते हो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द लिथियम आयन बैटरीज। देखो यहाँ पे कुछ आपको देखने में दिक्कत हो, लेकिन आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे जूम कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट रिगार्डिंग बाईपोलर डिसऑर्डर। देखो यहाँ पे इट इज़ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन, बिल्कुल सही है। पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर अंडरगो इंटेंस मूड शिफ्ट, बिल्कुल सही है कि इस डिसऑर्डर में मरीजों में तीव्र मनोदशा होती है, कभी खुश होते हैं, कभी उनका दिमागी संतुलन चेंज होता है। पेशेंट विद दिस डिसऑर्डर फेस डिफ़िकल्टीज इन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, जिसके पास समस्या होता है किसी भी निर्णय लेने में, वो उनको थोड़े से मुसीबत का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल सही है, तीनों ऑप्शन सब सही है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है, साइंस है। साइंस रिलेटिवली इजी आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्कलाइन एमोंग द गिवन बिलो। अल्कलाइन कौन है? अब अल्कलाइन क्या होता है, जो बेस होता है, क्षार जिसको बोलते हैं। देखो यहाँ पे विनेगर भी क्या है, सिट्रिक एसिड जैसा होता है, एसिडिक है। सलाइवा, हमारे लार जो होता है मुंह के अंदर, वो भी एसिडिक होता है। एसिड रेन तो एसिड ही है, तो बच गया क्या, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया।
तो उसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है। पीरियोडिक टेबल में पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा व्यवस्थित ढंग में है। तो जानते हो कैसे हमारा पीरियोडिक टेबल है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। मैंने 10 का बताया। तो देखो सीक्वेंस मिला लो आप। इसका सही आंसर जो होगा वो मुझे पहला ही ऑप्शन लिख दिख रहा है। आप देख सकते हो लिथियम, हीलियम, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। पहला ही ऑप्शन दिख रहा है ना, तो यही सही आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे मैं इसको देख के कन्फ्यूज हो रहा हूँ कि ये इतना आसान क्वेश्चन भी किसने गलत मार लिया। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप कि निम्न में से कौन सा पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं, 4 प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट है। एक है KPK, खैबर पख्तूनख्वा, एक पंजाब है उनके यहाँ, एक सिंध है और एक है बलूचिस्तान। ठीक है, सबका राजधानी पता होना चाहिए। सिंध का राजधानी जो है कराची है, पंजाब का राजधानी लाहौर है, बलूचिस्तान का राजधानी कोयटा है। समझ में आया। उसी तरह से KPK का राजधानी पेशावर है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो यहाँ बोला है पाकिस्तान के कौन से प्रांत में, मतलब सिंध प्रांत में कौन, लड़काना ज़िले में कौन सा यहाँ पे जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल है वो अवस्थित है। तो देखो लड़काना साहिब में, आप जानते हो कि लड़काना साहिब में एक बहुत ही शानदार गुरुद्वारा भी है जो सिख धर्म के लिए फेमस है। ये सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदारो। लड़काना साहिब में मोहनजोदारो का वहाँ पे आज भी जो कुछ अवशेष हैं वो देखने को मिलते हैं। ग्रेट बाथ के बारे में सुना होगा, ग्रेट बाथ वहीं पे है। मैंने क्वेश्चन को डिस्कस कराया। डिस्कस कराने का तरीका आपको यूट्यूब पर ऐसा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं डिस्कस इस तरह से करा रहा था जैसे मुझे भी सीखना था। और जो पहली बार देख रहा है, जिसके पास उतना अच्छा बेस नहीं है, वो किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले, रिस्क किस तरह से ले, क्वेश्चन को छोड़े या ना छोड़े, किस क्वेश्चन को छोड़े, कहाँ पे रिस्क ले, कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है उसके बारे में मैंने बताया। देखो क्वेश्चन ठीक ठाक तो था मेरे ख्याल से। अगर इस क्वेश्चन देखो करंट अफेयर्स को छोड़ के अगर आप 10 क्वेश्चन कर ले तो मैं समझता बिल्कुल बेहतरीन हो। और करंट अफेयर्स टफ नहीं था। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा DRDO का अचीवमेंट था, DRDO ने किस मिसाइल को टेस्ट किया। इसके अलावा जो कुछ क्वेश्चन थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चल रहे थे उस समय में, 2019 के लास्ट से लेकर के और 2020 के लास्ट तक, एक साल का करंट अफेयर्स आपको देखना है। तो कुछ पुराने करंट अफेयर्स भी थे, जैसे मिशन शक्ति के बारे में पूछ लिया, 2019 का था, और एक पेपर तो 2021 में हुआ है। तो पेपर में कुछ स्टेबिलिटी है नहीं, फिर भी आपको क्या करना है, सबके लिए टफ आएगा। तो अगर मेरा गाइडेंस अगर आप लोगे तो डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाओगे, वरना आप इधर उधर घूमते रहना, आप इधर उधर बउआते रहना, जो कहीं कहते हैं ना गांव में, बउआते रहना, तो वही होगा आपका। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप लोगों का। वीडियो में थोड़ा सा आप लाइक दिखाना, सपोर्ट दिखाना। 50 लाइक का मैं उम्मीद करता हूँ। वीडियो में मेहनत लगा है मुझे। आज 15 अगस्त भी था, तो एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस के अवसर पे बधाई देने से ज़्यादा मैं आपको एक सलाह दूंगा कि कुछ ना कुछ आप इस बार एक शपथ लो और अगले स्वतंत्रता दिवस तक करके दिखाना। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।